नमस्कार, मैं सुमित दया स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस सीरीज में आज हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट फर्स्ट समकालीन विषयों में राजनीति, चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति का शाब्दिक अर्थ। राजनीति, राज यहाँ पे मतलब शासन, नीति, नीति का अर्थ होता है उचित समय व उचित स्थान पर उचित निर्णय लेने की कला। यहां पर मैं लिख देता हूं, उचित समय, उचित स्थान पर उचित निर्णय लेने की कला। निर्णय लेने की कला। अब इसके बाद हम देखते हैं राजनीति का जनक। राजनीति का जनक, तो यहां पर नाम आएगा अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु यूनान का एक दार्शनिक था ये, और ये सिकंदर का गुरु, यानी ये कौन था? सिकंदर का गुरु। और प्लेटो का शिष्य, प्लेटो का शिष्य। इसके बाद हम देखते हैं शीत युद्ध। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध का सामान्य अर्थ होता है बिना हथियारों के लड़े जाने वाला युद्ध, यानी इसमें जिन देशों के बीच शीत युद्ध होता है उनकी विचारधारा में मतभेद होता है, वे एक दूसरे के खिलाफ उनकी कुछ रणनीतियां होती है, इसमें कोई हिंसा नहीं होती, यानी ये बिना हथियारों के लड़े जाने वाला युद्ध होता है। और ये शीत युद्ध, इसका प्रारंभ अगर हम देखते हैं कि शीत युद्ध कब से कब तक चला, तो 1947 से 1991 तक। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही ये प्रारंभ हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, मैं दोनों के बारे में आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये शीत युद्ध चला था। अब इसमें पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। कौन कौन से दो गुट थे वे देखते हैं अभी। पहला था यहाँ पे मित्र राष्ट्र, दूसरा यहाँ पे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो देश थे उसमें देखते हैं यूएसए, यूएसएसआर जिसको रूस भी बोलते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और इस युद्ध में हम अगर देखते तो पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, और उस परमाणु बम को यूएसए ने जापान के ऊपर इस्तेमाल किया था। पहला परमाणु बम, यहां पर हम देखते हैं प्रथम परमाणु हमला जो हुआ था 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान का शहर हिरोशिमा। 9 अगस्त 1945 नागासाकी, नागासाकी। जापान के दो शहरों के ऊपर दो परमाणु बम इस्तेमाल किए गए, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जिस बम का इस्तेमाल किया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय,
और नागासाकी पर जिस जो बम गिराया गया उसका नाम था फैट बॉय, लिटिल बॉय फैटमैन, उसका नाम था फैटमैन। और इसके बाद फिर जर्मनी का चांसलर, जो हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ा तानाशाही था, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था इसमें, और यहाँ पर उनकी सेना ने भी आत्मसमर्पण कर लिया था, जिसके बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था। अब इस युद्ध के मुख्य कारण देखते हम कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं वर्साई की संधि। वो जो वर्साई की संधि थी उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद फिर शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। और ये जो वर्साई की संधि थी इसको जर्मनी ने 1935 में तोड़ दिया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1935 में 1935 में जर्मनी ने इस संधि में जो बातें थी उन बातों को मानने से मना कर दिया। जैसे कि उसमें था कि सैनिकों की संख्या में वृद्धि न करना, तो यहाँ पर हिटलर ने सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो था जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। शुरुआत में यूएसए इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन 1942 में यूएसए युद्ध में शामिल हो गया था। और इसमें चीन भी इसमें शामिल था, मित्र राष्ट्रों में चीन भी शामिल था। अब भारत इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं था और भारत ने अपनी नीति अपनाई गुट निरपेक्षता नीति, जिसको कहा जाता है गुट निरपेक्षता नीति। और इसका एक शॉर्ट में होता नेम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसका जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन, ये हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। इसके बाद देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1962। देखो सबसे पहले तो हम क्यूबा की लोकेशन देखते हैं कि क्यूबा कहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये यूएसए अमेरिका, तो यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर क्यूबा, और यहाँ पर ये होगा यूएसएसआर, यानी अब जिसको वर्तमान में रूस बोलते हैं, रशिया। तो इन दोनों देशों में शुरुआत में हम अगर देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय दोनों देश एक साथ थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय दुनिया में दो बड़ी महाशक्ति थी, तो सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर थी। और इनका एक दूसरे के विरुद्ध होने का मुख्य कारण था इनकी नीतियां। जैसे कि हम देखते हैं ये तो पूंजीवादी थे, पूंजीवाद, और ये फॉलो करते थे समाजवाद को, समाजवाद यानी समाजवादी विचारधारा, और ये थी पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा। अब पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा क्या होती है वो देखते हैं अभी। पूंजीवादी विचारधारा जहां पर उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन या निर्माण के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो वहां तो हम बोलेंगे कि वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, निजी व्यक्तियों का बहुत कम होता है इनमें। जबकि यहाँ पर ये क्यूबा, तो क्यूबा में भी समाजवादी विचारधारा, यहाँ पर समाजवादी विचारधारा को ये फॉलो करते थे। और ये यूएसए के काफी नजदीक था, यूएसएसआर से ये काफी दूर था। तो यहाँ पर यूएसए के काफी निकट होने के बाद वे चाहते थे कि ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए, लेकिन जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने इनको सपोर्ट किया और यहाँ पर 1962 में यहाँ पर अपनी मिसाइलें लगा दी। किसके साथ? जो परमाणु बम है उनके साथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने परमाणु हमले की तैयारी कर रखी थी यहाँ पर मिसाइलें, और इसकी इनकी जो डायरेक्शन थी वो यूएसए की तरफ थी। और उसके जब ये मिसाइलें वहाँ पर उन्होंने रखी, यानी वहाँ पर जब अमेरिका के साथ जो क्यूबा लगता है वहाँ पर रूस ने जब सैनिक अड्डे बनाए तो उस समय उनको पता नहीं चला, कुछ दिनों के बाद उनको इस चीज का पता चला। तो वहां पर पूरे विश्व में ये हो गया था कि अगर अब एक और विश्व युद्ध होने वाला है,
यानी एक तीसरा विश्व युद्ध की संभावना बन गई थी, और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं बांगडुंग सम्मेलन। बांगडुंग सम्मेलन 1955। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे वो देखते हैं। सबसे पहले इंडिया, यहाँ पर ये जगह श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, और एक देश ये बर्मा। और यहाँ पर ये जो बांगडू जो ये जगह है ये भी इंडोनेशिया में है। तो इन देशों ने बांगडू सम्मेलन को समर्थन दिया था, और इसी बांगडू सम्मेलन में पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सके उसके लिए इन्होंने विभिन्न विचारधारा को ये लेकर आए। जैसे कि इनकी विचारधारा इसमें क्या थी कि जो हथियारों की होड़ है उसको कम करना, और जो देश जिनमें आपसी तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ उस तनाव को कम करना, ये था इसमें बांगडू सम्मेलन में। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरे विश्व में एक तो इसमें 1929 में जो आर्थिक महामंदी थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था, फिर साथ में द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु हुई, साथ में जान माल यानी काफ़ी संख्या में वहाँ पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, ये काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। अब भारत पर इसका असर हम अगर देखते हैं तो भारत प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखते तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत उसमें शामिल था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन था और यहाँ पर से सैनिकों को वहाँ पर भेजा गया युद्ध में, जिसमें कि काफ़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी वहाँ पर शहीद हो गए। और जो सैनिक वहाँ पर शहीद हुए उनको इंडिया गेट, दिल्ली में जो इंडिया गेट है उस पर जब आप कभी जाकर देखोगे तो वहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं जो उसमें शहीद हुए। तो जो नाम लिखे हुए वो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय शहीद हुए उनके नाम वे हैं। जबकि जो दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरे विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से भारत उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि भारत ने एक नीति अपनाई थी, गुट निरपेक्षता नीति। और गुट निरपेक्षता का अर्थ ही यही होता है कि किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल न होना। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम बिल्कुल तटस्थ हो जाएं। यानी जब कोई सम्मेलन होगा तो उसमें दो गुटों में से जिसकी बातें सही होगी भारत उसको समर्थन देगा, यानी उसकी बातों को समर्थन देगा। ये होता है गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल न होना और अपना अलग से एक मत रखना, अपनी एक विचारधारा रखनी। ये हमने देखा शीत युद्ध का दौर पार्ट फर्स्ट। इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसको एक बार रिवाइज करें और इसके नोट्स की फॉर्म में इसको अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू।